बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सिंध बोर्ड की 9th क्लास की इंग्लिश बुक का यूनिट 2। दूसरा लेसन है हमारा, इसका नाम है शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई। इसकी हम एक्सरसाइज जो करेंगे, यूनिट 2 का रोल मॉडल है इसका नाम यूनिट 2 का। इसकी जो हम एक्सरसाइज जो करेंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करेंगे और लैंग्वेज प्रैक्टिस, इसमें से हम एक्सरसाइजेस करेंगे। पहले हम सबक को देख लेते हैं थोड़ा। सबक है शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के बारे में। इनके ये जो सिंध के सूफ़ी शायर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के बारे में बताया गया है इस लेसन में। और बताया गया है कि मशहूर पाकिस्तानी स्कॉलर मिर्ज़ा खलीज बेग ने उनकी ज़िंदगी के बारे में लोगों से मालूमात हासिल करके लिखी। और उन्होंने जो लोगों से मालूमात हासिल की थी, वो भी उन लोगों ने भी अपने बड़ों से ये मालूमात हासिल की। और कुछ लोग शाह लतीफ़ से मिले थे खुद से, और उनसे जो बातें उनसे की थी वो उन्होंने मिर्ज़ा खलीज बेग को बताई। और उन्होंने ये सारी मालूमात इकट्ठा करके लिखी। और शाह लतीफ़ का उर्स जो है हर साल 14 सफ़र को मनाया जाता है। इस सबक में मुख्तलिफ़ सेक्शन बना दिए गए हैं शाह लतीफ़ के बारे में, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के बारे में। तो पहला जो है बैकग्राउंड एंड फैमिली है। तो उसमें इस सेक्शन में उनके ख़ानदानी पस मंज़र के बारे में बताया गया है कि उनके आबाओ-अजदाद का ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से था और वो हिजरत करके सिंध आ गए थे और यहीं आकर बस गए थे। दूसरे सेक्शन में जो है द नेम भिटाई, कि उनका नाम किस तरह भिटाई पड़ा। तो सिंध में रेत के टीले को भिट कहते हैं। और 1742 में वो अपना घर बार छोड़कर एक रेत के टीले पर रहने चले गए थे और सारी ज़िंदगी उन्होंने वहाँ गुजारी, इसलिए उनका नाम शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई पड़ गया था। फिर है सेक्शन 3 है अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन। इस हिस्से में उनकी इब्तदाई ज़िंदगी और तालीम के बारे में मालूमात दी गई है और बताया गया है कि वो एक छोटे से गांव हाला हवेली में 1689 में पैदा हुए थे। और उन्होंने बहुत तालीम तो कम हासिल की थी, उनके उस्ताद तो कम थे, लेकिन वो ख़ुद ही एक आलिम थे। वो अरबी फ़ारसी जानते थे, कुरान और हदीस का इल्म उन्हें बहुत अच्छी तरह आता था। फिर इस हिस्से में यूथ है, उनकी नौजवानी के बारे में बताया गया है कि 1713 में उनकी शादी बीबी सईदा बेगम से हुई थी, लेकिन वो कम उम्री में इंतकाल कर गई। तो फिर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने दोबारा शादी नहीं की, क्योंकि उनका दिल दुनिया से हटके मज़हब और तसव्वुफ़ की तरफ माइल हो गया था। अगला हिस्सा है स्पिरिचुअल ग्रोथ। इस हिस्से में उनकी रूहानी तरक्की बताई गई है और बताया गया है कि वो किस तरह उनकी रूहानियत बढ़ी उनके अंदर। वो ज़्यादातर वक्त इबादत और रूहानियत में गुजारते थे और इसी वजह से लोग भी उनकी तरफ मुतवज्जह होने लगे और उनके पैरोकार जो थे, जो उनके मानने वाले मुरीद, उनकी तादाद में दिन ब दिन इजाफ़ा होता चला गया। फिर छठा जो हिस्सा है, इसमें उनकी वफ़ात और उर्स वग़ैरह जो उनको याद रखने के लिए मनाते हैं, उनके बारे में बताया गया है कि उनका इंतकाल 1752 में उसी टीले पर हुआ जहाँ वो रहते थे और उन्हें वहीं दफन किया गया। और सिंध के जो मशहूर बादशाह ग़ुलाम शाह कल्होड़ा था, उसने उनका शानदार मकबरा तामीर कराया। और उनके अक़ीदतमंदों ने उनकी शायरी को जमा किया और उनके शायरी के जो मजमुआ है उसे रिसालो शाह अब्दुल लतीफ़ या शाजो रिसालो कहा जाता है, यानी शाह अब्दुल लतीफ़ का रिसाला। और उनके अक़ीदतमंद हर साल 14 सफ़र को उनका उर्स मनाते हैं, जो 3 दिन तक जारी रहता है। अगला जो सेक्शन है ये है शाह लतीफ़ पोइट्री। इसमें इनकी ये आखिरी हिस्सा है, इसमें इनकी शायरी के बारे में बताया गया है और बताया गया है कि इनकी शायरी एक आम इंसान की ज़बान में लिखी गई है। उस शायरी में उन्होंने सिंध के अलावा दूर दराज के शहरों और मुल्कों का भी जिक्र किया गया है और शायरी में इनकी सिंध के लिए दुआएं भी हैं। इसमें इनकी सिंधी शायरी का एक तर्जुमा भी पेश किया गया है और बताया गया है कि इनकी जो इनका कलाम है बहुत सी ज़बानों में उसका तर्जुमा हो चुका है और इनकी शायरी का पैगाम मोहब्बत है और शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई को हमेशा प्यार और एहतराम से याद रखा जाएगा। ये था सबक शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के बारे में। अब चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करेंगे। while reading exercise 1 है, how many aspects of Shah Abdul Latif's life have been covered
in the text. इसमें पूछा गया है शाह अब्दुल लतीफ़ की ज़िंदगी के कितने पहलू इस जो टेक्स्ट है उसमें कवर किया गया उनको। तो देयर आर 7 एस्पेक्ट्स ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़ लाइफ हैव बीन कवर्ड इन द टेक्स्ट। तो इसमें 7 उनके ज़िंदगी के पहलू बयान किए गए हैं। लिस्ट ऑल दीज एस्पेक्ट्स इन योर नोटबुक एंड एज शोन बिलो। तो फर्स्ट एस्पेक्ट इज़ अबाउट हिज बैकग्राउंड एंड फैमिली। ये इन्होंने लिखा है, मिसाल दी है खुद से किस तरह लिखना है। The second aspect is about his name. Third is about his early life and education. Fourth is about his youth. Fifth is about his spiritual growth. The sixth is about his death and remembrance. And seventh aspect is about his poetry. फिर exercise 2 है underline the correct answer from the choice provided. The first one has been done as an example. पहले example के तौर पे कर दी है। Those who have an abundance of wealth have a lot of wealth. तो ये abundance का मतलब है कसरत, रेल पेल या बहुतायत। अब यहाँ ancestral का है आबाई जड़ें। My family's ancestral roots are in Sindh means my parents, grandparents and great grandparents have lived in Sindh since many generations. मतलब कि हम सिंध में कई नस्लों से आबाद हैं। फिर है द न्यू एकेडमिक ईयर कमेंस इन आवर स्कूल इन अप्रैल। तो कमेंस का मतलब है आगाज़ होना, तो यहाँ आएगा बिगिंस। फिर है डिवोटीज़, तो इसका मतलब है अक़ीदतमंद। द डिवोटीज़ ऑफ सम सेंट वॉक टू श्राइन बेयरफुट, तो इसका आएगा फॉलोवर्स, मानने वाले। फिर है Many people go to the mystic to ask for the fulfillment of their wishes. बहुत से लोग सूफियों की दरगाह पे जाते हैं, सूफियों के पास जाते हैं अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए, कराने के लिए या दुआओं के लिए। तो पर्सन विथ स्पिरिचुअल पावर, तो ऐसा शख्स जिसके पास रूहानी ताकत हो। तो जो यहाँ लफ्ज़ दिया गया है, बोल्ड जो वर्ड दिया गया है उसकी ही बस मीनिंग वो सर्किल करनी है या अंडरलाइन करनी है। द सेलर्स, अच्छा यहाँ है नेविगेशन। द सेलर्स ऑफ सिंध यूज टू ट्रेवल टू फार ऑफ लैंड्स एज दे हैड गुड नेविगेशन स्किल्स। जहाज़ रानी की सिमशानासी, तो शिप डायरेक्टिंग। तो उनको सिंध के सेलर्स को, जो मल्लाह थे, उनको जहाज़ रानी और सिमशनासी की अच्छी स्किल थी, तो वो दूर दराज के इलाक़ों में सफ़र कर लेते थे। For centuries, the main medium for transfer of information was oral traditions. तो ज़बानी रिवायात, तो इसका है passing of information by word of mouth. ज़बानी एक दूसरे को बातें पहुंचाना। फिर है रेस्टलेस का है बेचैन। My brother is a restless person always looking for new thing to do. तो ये इसका आएगा चेंज सीकिंग। फिर है ट्रूली ग्रेट पर्सन डिजर्व रेफरेंस एज दे प्ले अ पॉजिटिव रोल इन आवर लाइफ्स। तो रेफरेंस का है ताज़ीम और एहतराम, तो इधर आएगा रेस्पेक्ट एंड एडमायरेशन। फिर है इस्लाम्स मैसेज ऑफ पीस इज़ यूनिवर्सल, और यूनिवर्सल का मतलब है आलमगीर। एज विदाउट इट देयर कैन बी नो हैप्पीनेस, तो इसका आएगा एप्लीकेबल टू ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड। फिर एक्सरसाइज 3 है वर्क इन पेयर्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो विद द वर्ड रिटन इन बोल्ड इन एक्सरसाइज 2। अब एक्सरसाइज 2 में जो बोल्ड लिखे थे वर्ड्स, ये सारे बोल्ड फॉन्ट में जो वर्ड लिखे हुए हैं, तो उनको लेके हमें ये एक्सरसाइज ब्लैंक्स भरनी है। यू कैन यूज़ वन वर्ड ओनली वंस, हर वर्ड को सिर्फ एक बार यूज़ करना है। राइट द कंप्लीट सेंटेंसेस इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में फिर ये वर्ड्स लिखने हैं। अब पहला है द डिवोटीज ऑफ शाह बिटाई सेलिब्रेट हिज उर्स एवरी ईयर। माई मदर एंड आई डिसाइडेड टू गो टू अ मिस्टेक टू आस्क हिम टू प्रे फॉर माई फादर्स हेल्थ। इट इज़ यूनिवर्सल फैक्ट दैट नो living things can survive without oxygen. Much of what we know about our culture has been passed on to us through oral traditions. फिर we may have different ancestral roots, but we are all of the offspring of Adam.
Fasting commences on the first day of Ramadan. Pakistan has everything in abundance, but we need strong policies to make good use of everything that we have. Nelson Mandela won his people's reverence for his long struggle for the right of people in South Africa. The art of restless required hard work, and one need to practice a lot to write beautifully. The Pakistan Navy has very good navigation skills. अच्छा, यहाँ रेस्टलेस जो है ये आखिरी लफ्ज़ बचा है जो यहाँ हम पढ़ सकते हैं, हालांकि यहाँ इसका कोई ताल्लुक़ नहीं बन रहा कि अच्छी राइटिंग के लिए मेहनत जो करनी चाहिए तो उसके लिए बेचैन होना क्यों ज़रूरी है। तो यहाँ तो मेरे ख्याल में सिर्फ राइटिंग ही आना चाहिए। द आर्ट ऑफ राइटिंग या आर्ट ऑफ कैलीग्राफी रिक्वायर्स हार्ड वर्क एंड वन नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट टू राइट ब्यूटीफुली। तो यहाँ कुछ और आना चाहिए, लेकिन जब हमें वही वर्ड लिखने थे तो ये लिख दिया, वरना ये वर्ड यहाँ सही नहीं है। बेचैन या मुस्तरब होना क्यों ज़रूरी है अच्छी राइटिंग के लिए, तो ये लफ्ज़ ही यहाँ गलत लिखा हुआ है, बल्कि इन्होंने दिया ही हमें गलत है। फिर है एक्सरसाइज 4, रीडिंग टेक्स्ट हैव 7 एस्पेक्ट दैट रिलेट टू शालातीफ। द फॉलोइंग सेंटेंस स्टेट वन की पॉइंट covered under each aspect. However, these sentences are in jumbled order. Read the text and write the aspect number in the blanks provided. The last one has been done for you as an example. तो इन्होंने हर एस्पेक्ट जो दिए गए हैं उनकी लाइफ के, उसमें से एक जुमला लिखा है और हमसे कहा है कि उसका नंबर लिखें, ये किस नंबर से हमने कौन से एस्पेक्ट से लिया है इन्होंने। तो ही फाउंड प्लेजर इन प्रेइंग, थिंकिंग एंड डिवोशन, ये 5वां एस्पेक्ट था इनका। फिर ही वॉज मैरिड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ओनली, और ये 4 से लिया गया है। शालातीफ फॉर फादर माइग्रेटेड टू सिंध फ्रॉम अफगानिस्तान, ये पहला एस्पेक्ट से लिया गया है। अ श्राइन वॉज बिल्ट ओवर हिज ग्रेव्स सम टाइम आफ्टर हिज डेथ, तो ये छठे एस्पेक्ट से बताया गया है। हिज पोइट्री इज़ मेनली अबाउट सिन बट ऑफ प्लेसेस आर आल्सो मैंशनड, ये 7th एस्पेक्ट से बताया गया है। ही लव्ड स्टडीइंग एंड हैड अ कमांड ओवर अदर लैंग्वेजेस, ये 3rd एस्पेक्ट से लिया गया है। और लास्ट है ही इज कॉल्ड भिटाई बिकॉज ही स्पेंड अ गुड पास्ट ऑफ हिज लाइफ ऑन अ माउंट, तो ये 2nd एस्पेक्ट से लिया गया है जुमला। फिर है एक्सरसाइज 5, read the text and find the following information. Write down these things in your notebook. After you have completed, discuss your answer with your partner. तो ये है कि फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन को पढ़ के और फिर उनको लिखना है। 2 things done at the time of उर्स आर mentioned in the text, जो 2 बातें उनके उर्स पर की जाती हैं जो टेक्स्ट में या लेसन में दी गई हैं वो हैं थाउजेंड ऑफ पीपल गैदर एंड लिसन टू हिज पोइट्री ऑन तंबूरो। तंबूरो शाब्द लतीफ़ भिटाई ने ईजाद किया था, म्यूज़िक का एक इंस्ट्रूमेंट है, तो उसी पर वो उनकी शायरी सुनी जाती है। मैनी स्कॉलर्स रीड पेपर्स अबाउट हिज लाइफ एंड पोइट्री, बहुत से जो स्कॉलर्स हैं वो उनकी ज़िंदगी और शायरी के बारे में मक़ालात पढ़ते हैं। फिर है टू पॉसिबल रीजन्स वाई हिज एंसेस्टर माइग्रेटेड टू सिंध, उनके जो अबाइदात थे क्या वजूहत थी जिनकी वजह से वो सिंध आए, कोई भी 2 पॉसिबल रीज़न लिखने। टू गेन स्पिरिचुअल कॉन्टेक्ट विद बिलावल अ पायस मैन ऑफ सिंध, तो सिंध का एक मुत्तकी इंसान बिलावल था उस ज़माने में, तो उससे रूहानियत की कॉन्टेक्ट के लिए उनकी रूहानियत से फैज़ हासिल करने के लिए सिंध आए थे। और सिंध वाज देन अ सेंटर ऑफ मुस्लिम कल्चर एंड शालातीफ़ एंसेस्टर लाइक इट सो मच, और उस ज़माने में जो सिंध था मुसलमानों के कल्चर का एक सेंटर था, तो इस वजह से उनके आबाजात को ये बहुत ज़्यादा पसंद आया, मरकज़ था मुस्लिम कल्चर का। 2 अदर लैंग्वेजेस दैट ही न्यू क्वाइट वेल, दूसरी ज़बानें जो वो जानते थे अच्छी तरह, तो वो हैं अरबी और पर्शियन, फ़ारसी, अरबी और फ़ारसी। 2 मेन रिलीजियस सोर्सेज दैट ही हैड नॉलेज अबाउट, 2 मज़हबी जो सोर्सेज ज़रिए जो जिनके बारे में अच्छी तरह जानते थे, तो वो होली कुरान और हदीस, कुरान और हदीस के बारे में अच्छी तरह जानते थे। फिर 2 पोएट्स हुज वर्क
वर अ पार्ट ऑफ हिज कलेक्शन। और 2 पोएट्स, 2 शायर जिनका जो काम का के बारे में उन्होंने अपने रिसाले में, अपनी शायरी में उनका ज़िक्र उनके बारे में किया है, उनके काम के बारे में, तो वो हैं मौलाना जलालुद्दीन रूमी और शाह करीम। फिर हैं 2 स्किल्स फॉर विच ही इज़ नोन, अपनी कौन सी 2 सलाहियतें की वजह से वो जाने जाते हैं, पोइट्री एंड म्यूज़िक। और फिर 2 प्लेसेस इन अफगानिस्तान मेंशन इन हिज पोइट्री, अफगानिस्तान की कौन सी 2 जगह उन्होंने अपनी उनकी शायरी में बयान की गई हैं, वो है काबुल और कंधार। फिर है 2 प्लेसेस इंडिया मेंशन इन हिज पोइट्री, 2 जगहें जो उन्होंने इंडिया की बयान की हैं अपनी शायरी में, वो है दिल्ली और दक्कन। फिर 2 लैंग्वेजेस मेंशन इन विच द रिसालो हैज़ बीन ट्रांसलेटेड, 2 ज़बानें जिसमें जो रिसालो या उनका जो शायरी का जो रिसाला है मजमुआ, उसका तर्जुमा हो चुका है, वो है इंग्लिश और उर्दू। इसके अलावा और ज़बानों में भी हो चुका है, लेकिन इन सबक में इनका ज़िक्र किया गया है। एक्सरसाइज 6 से सवाल है, क्वेश्चन आंसर्स। हाउ वाज इंफॉर्मेशन अबाउट शाह लतीफ़ अर्ली लाइफ कलेक्टेड, शाह अब्दुल लतीफ़ की इब्तदाई ज़िंदगी की मालूमात कैसे हासिल की गई। वाई वाज इट कलेक्टेड इन दिस मैनर, और इसे क्यों इस तरह जमा किया गया। वी लर्न अबाउट शाह अब्दुल लतीफ़ भुट्टाई's अर्ली लाइफ फ्रॉम ओल्ड पीपल लिविंग एट दैट टाइम, हमने शाह अब्दुल लतीफ़ भुट्टाई की जो भी ज़िंदगी की मालूमात हासिल की है पुराने लोगों से हासिल की है जो उस ज़माने में ज़िंदा थे या रहते थे। हु पास डाउन स्टोरीज अबाउट हिम, उन्होंने ही वो कहानियाँ दूसरों तक मुंतकिल की। दिस इज़ बिकॉज पीपल एट दैट टाइम कुड नॉट रीड और राइट, क्योंकि उस ज़माने में लोग पढ़ और लिख नहीं सकते थे। एंड द मीन्स ऑफ राइटिंग वर आल्सो नॉट अवेलेबल, और लिखने के ज़राए भी इतने नहीं थे दस्तियाब उन्हें, यानी कागज़ इतनी आसानी से दस्तियाब नहीं होता था, और ये जो लिखने के लिए पेंसिल या पेन वगैरह भी उस ज़माने में दस्तियाब नहीं था कि लोग कुछ भी लिख लें, बहुत कम लोगों के पास ये चीज़ें होती थी। इस तरह शाह अब्दुल लतीफ़ भुट्टाई की ज़िंदगी के बारे में जो भी मालूमात है वो पुराने ज़माने के लोगों से ज़बानी हासिल हुई। फिर है वाई शाह लतीफ़ कॉल्ड द सेंट ऑफ भिट, शाह लतीफ़ भिट के या फिर वो टीले के सूफ़ी क्यों कहलाते थे। तो आफ्टर हिज फादर्स डेथ शाह लतीफ़ लेफ्ट हिज होम एंड लिव्ड ऑन अ हिल called a bhit in Sindhi for many years. This is why he is called the Saint of Bhit. यहाँ आएगा आफ्टर हिज वाइफ्स डेथ शाह लतीफ़ लेफ्ट हिज होम एंड लिव्ड ऑन अ हिल कॉल्ड अ भिट इन सिंधी फॉर मैनी ईयर्स, दिस इज़ वाई ही इज़ कॉल्ड द सेंट ऑफ भिट। तो अपनी बीवी की मौत के बाद शाह लतीफ़ ने अपना घर छोड़ दिया और एक पहाड़ी पर रहने लगे जो कि सिंधी में भिट कहलाती है, और काफ़ी साल तक वहाँ रहे, इसीलिए वो भिट के सेंट कहलाने लगे, यानी उस टीले के सूफ़ी कहलाने लगे। फिर ये सवाल, वाई डिड शाह लतीफ़ नॉट मैरी अगेन आफ्टर हिज वाइफ डाइड, उन्होंने दोबारा शादी क्यों नहीं की अपनी बेगम की वफ़ात के बाद। इन 1713 व्हेन हिज वाइफ डाइड ही डिड नॉट मैरी अगेन बिकॉज हिज हार्ट टर्न टूवर्ड्स रिलीजन एंड ही फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू लिव अ नॉर्मल डोमेस्टिक लाइफ। तो 1913 में जब उनकी बीवी का इंतकाल हो गया तो उन्होंने दोबारा शादी इसलिए नहीं की क्योंकि उनका जो दिल था वो मज़हब की तरफ मुतवज्जह हो गया था और उनको एक आम घरेलू ज़िंदगी गुजारना मुश्किल महसूस होने लगा था। फिर ये सवाल, वाई डिड पीपल बिकम शाह लतीफ़ फॉलोवर्स, लोग उनके मुरीद या उनके फॉलोवर्स क्यों बने। तो पीपल बिकेम शाह लतीफ़ फॉलोवर बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल बिलीव्स एंड काइंड पर्सनैलिटी, ही टॉट पीपल अबाउट लव पीस एंड यूनिटी। लोग शाह अब्दुल लतीफ़ भुट्टाई के इसलिए मुरीद बने क्योंकि उनकी रूहानियत, मज़बूत रूहानियत की पे यकीन से और उनकी काइंड पर्सनैलिटी की वजह, यानी कि उनकी मेहरबान शख्सियत थी, बहुत नरम दिल थे, नरमी से बात करते थे, तो लोग उनकी तरफ मुतवज्जह हुए और उनके मुरीद बन गए और उन्होंने लोगों को मोहब्बत, अमन और इत्तेहाद का सबक दिया। फिर है सवाल, व्हाट डज शाह लतीफ़ पोएट्री एंड वर्क टेल अस अबाउट हिज नॉलेज एंड स्किल, उनकी शायरी हमें उनके काम के बारे में क्या बताती है, उनकी सलाहियतों और उनकी मालूमात, किस तरह की उनकी मालूमात और सलाहियतें थी, उनकी शायरी से हमें क्या क्या पता चलता है।
Shah Abdul Latif Bhattai's poetry and work shows that he was very knowledgeable about the Quran, Hadith and literature. He was also a talented musician and could speak many languages. उनके शायरी और उनके काम से हमें पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा उन्हें कुरान और हदीस और अदब के बारे में बहुत ज़्यादा सूझबूझ हासिल थी, बहुत ज़्यादा इल्म हासिल था और वो बहुत एक टैलेंटेड मौसीक़ार थे और बहुत सी ज़बानें बोल सकते थे, यानी वो बासलाहियत मौसीक़ार थे और काफ़ी ज़बानें ही बोलते थे और उनको कुरान, हदीस और अदब का बहुत ज़्यादा इल्म हासिल था। उनकी शायरी और काम से हमें ये चीज़ मालूम होती है। फिर ये सवाल, नेम द प्लेसेस इन द टेक्स्ट मेंशन इन शाह लतीफ़ पोइट्री। उन जगहों का नाम बताना है जो उनकी शायरी में उन्होंने जिनको मेंशन किया है। वाई डू यू थिंक दीज प्लेसेस हैव बीन मेंशन बाय हिम, और उन्होंने ये चीज़ों का, इन शहरों का या इन जगहों का जिक्र क्यों किया है। तो शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई मेंशन मैनी प्लेसेस इन हिज पोइट्री इंक्लूडिंग, शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई ने बहुत से जगहों का जिक्र किया है जिसमें शामिल हैं इस्तांबुल चाइना, समरकंद रोम, मालाबार कोस्ट श्रीलंका, जावा, काबुल, कंधार, दिल्ली और दक्कन। He mentioned these places because he wanted his message of love to reach people all over the world. उन्होंने इन जगहों का जिक्र इसलिए किया है कि वो अपना जो शायरी का उनका मोहब्बत का पैगाम था दुनिया के तमाम लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। फिर है, वाई शाह लतीफ़ की मैसेज इन हिज वर्सेस एक्सेप्टेबल टू एवरीवन। उनका जो ख़ास जो मोहब्बत का पैगाम है शायरी में, वो किस लिए काबिल क़बूल है हर एक के लिए। शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई's message of love is universal and this is why it can be accepted by people of all faith and backgrounds। तो जो मोहब्बत का जो पैगाम होता है वो तो आलमी होता है, हर जगह मोहब्बत और अमन की ज़रूरत होती है। तो शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई का जो मैसेज था मोहब्बत का शायरी में वो आलमी है, इसलिए वो हर तरह के, हर फेथ के लोगों के लिए और हर बैकग्राउंड के लोगों के लिए काबिल क़बूल है। फिर है, कैन वी पुट हिज मैसेज इनटू प्रैक्टिस इन टुडेज़ वर्ल्ड। क्या हम उनकी जो पैगाम है उसको आज भी उस पर अमल कर सकते हैं। इफ़ येस हाउ, इफ़ नो वाई नॉट। तो अगर हाँ है तो कैसे, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो येस, वी कैन पुट शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई's मैसेज of love into practice today by being kind to others, treating everyone with respect, and working to make the world a more peaceful place। तो ये है कि कैसे हम उसको कर सकते हैं। हमने हाँ कहा है तो हम बताएंगे कि उनके मैसेज को कैसे हम उस पर अमल कर सकते हैं। तो हम शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई के मैसेज पर इस तरह अमल कर सकते हैं कि दूसरों से नरमी से पेश आएँ, दूसरों से को अच्छी तरह ट्रीट करें, उनको इज़्ज़त एहतराम के साथ उनको ट्रीट करें और वर्किंग टू मेक द वर्ल्ड अ मोर पीसफुल प्लेस, और दुनिया को एक पुरअमन जगह बनाकर शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई के पैगाम पर, मोहब्बत के पैगाम पर अमल कर सकते हैं। फिर है लैंग्वेज प्रैक्टिस। अब है यूजिंग मॉडल्स फॉर एबिलिटी यानी काबिलियत या सलाहियत। वी यूज़ कैन टू टॉक अबाउट समवन स्किल्स और जनरल एबिलिटीज़ एट अ गिवन टाइम इन द प्रेजेंट और फ्यूचर और प्रेजेंट टेंस में हम कैन लगाकर किसी की एबिलिटी के बारे में बयान कर सकते हैं। ही कैन स्विम लाइक अ फिश, दे कैंट स्पीक पंजाबी वेरी वेल, यू कैन गेट गुड मार्क्स इन द एग्ज़ाम। और वी यूज़ कुड टू टॉक अबाउट पास्ट टाइम, और पास्ट के लिए हम किसी की एबिलिटी बयान करनी है तो हम कुड यूज़ करते हैं। ही कुड स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस, दे कुडंट राइट वेरी वेल। अब एक्सरसाइज 1 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म ऑफ सूटेबल मॉडल वर्ब्स कैन और कुड। तो नेगेटिव यूज़ करना है हमें कैन और कुड का, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, जो भी सही हो वो हमें यूज़ करना है कैन और कुड का। आई कुडंट स्विम व्हेन आई वाज अ चाइल्ड बट आई कैन स्विम नाउ।
जो पास्ट के लिए वो couldn't यूज़ कर रहे हैं और प्रेजेंट के लिए हम can यूज़ कर रहे हैं। My brother couldn't run fast when he was 5 years old, but he can run fast now. They could come early, but they couldn't find a bus earlier. Nowadays, Sana can speak English fluently, but she couldn't speak so well a year ago. Sameer could speak several languages when he was young, but now he can speak only English fluently. Little Shahzain can crawl, but he still cannot walk. Sarah can embroider and stitch clothes, but her sister cannot. We can play after completing our homework, but we cannot play before that. फिर है suffixes. We sometimes add a pair of or group of alphabets at the end of a word to add something to the meaning of a word. These are called suffixes. We can use suffixes to make many new words including nouns. तो ये suffixes के बारे में बता रहे हैं कि कुछ वर्ड को अल्फ़ाबेट को हम आखिर में वर्ड के आखिर में ऐड करके एक नया वर्ड बना लेते हैं। तो ऐसे वर्ड जो है suffixes के ऐसे अल्फ़ाबेट जो है suffixes कहलाते हैं और हम उनसे नए वर्ड्स और नाउन भी बना सकते हैं। एग्जाम्पल इन्होंने दी है एग्री एक अलग वर्ड है, मेंट लगाएंगे तो एक नया लफ्ज़ बन जाएगा एग्रीमेंट। एग्री का मतलब है राज़ी होना और अगर मेंट लगा दिया तो ये एक माहिदा बन जाएगा। इसी तरह विलिंग और नेस, विलिंगनेस बन जाएगा। अराइव ए लगाने से अराइवल हो जाएगा। पोस्टपोनमेंट इसने पोस्टपोन होता है, मेंट लगाने से नया लफ्ज़ पोस्टपोनमेंट बन जाएगा। फ्रैंक उसमें नेस लगाएंगे फ्रैंकनेस हो जाएगा और प्रोफेशन में ए एल लगेगा तो प्रोफेशनल बन जाएगा। इसी तरह अब हमें इन्होंने दिए हैं एक्सरसाइज 4 fill in the blanks in the following exercise with nouns formed by using the suffix meant लगा के noun बनाने with the appropriate given words. One has been done as an example. एक इन्होंने कर दिया example के तौर पे as soon as the judgment was given the reporters left the courtroom. तो जज इन्होंने बना दिया है जज का जजमेंट और ये नाउन बनेगा। हमें भी इसी तरह नाउन बनाने हैं। जमान इज़ बैक टू वर्क आफ्टर हिज ट्रीटमेंट। द वर्कर्स रिसीव देयर वीकली पेमेंट एवरी फ्राइडे। माई सन इज़ लुकिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट एज ही लॉस्ट हिज जॉब लास्ट वीक। आफ्टर हिज रिटायरमेंट एट द एज ऑफ 60 ही हैज़ डिसाइडेड टू राइट अ बुक। द मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल अनाउंस्ड their new admission policy yesterday. फिर है बी है fill in the blanks in the following exercise by using the suffix ness यूज़ करना है अब हमें इन वर्ड्स के साथ इल, बोल्ड, नीट और काइंड और सॉफ्ट के साथ और सही जगह यूज़ करना है इसे। हर इलनेस हैज़ मेड हर वीक। आई लव द सॉफ्टनेस ऑफ अवर न्यू सोफा सेट। Our neighbor's son, who is a soldier, fought the enemy with boldness. The principal of our school treats everyone with kindness. My mother taught us neatness in all our work. Exercise C है fill in the blanks in the following exercise by using the suffix al. al यूज़ करना है और नए वर्ड बनाने हमें साइन, सर्वाइव, अप्रूव, पर्पस और रिमूव के साथ। द सर्वाइवल ऑफ द ग्रीन टर्टल इज इन डेंजर ऑन द कराची बीचेस। आवर प्रपोजल फॉर सेटिंग अप अ डिस्पेंसरी वाज एक्सेप्टेड बाय द मिनिस्टर। द रिमूवल ऑफ गार्बेज इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। द ट्रेन मूव्ड आउट ऑफ द स्टेशन एज सून एज द गार्ड गेव द सिग्नल। I needed my parents' approval for going to friend's wedding. ये था हमारा यूनिट 2 का लेसन शाब्दुल लतीफ़ बिटाई। उम्मीद है आपको एक्सरसाइज समझ आ गई होंगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।